हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम पाठ नंबर 8 जीवन जनन कैसे करते हैं के आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं, द्वि खंडन, बहुखंडन, खंडन, पुनर्जनन, पुनरुद्भवन, कायिक प्रबंधन, मुकुलन, जितने विधियां हम सबके बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे, जो क्या है लैंगिक जनन। हम ये जानेंगे कि लैंगिक जनन क्या है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन में क्या था, इसमें एक नए जीव का उत्पन्न करने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति की, एक ही कोशिक जीव की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन अलैंगिक जनन में दो लोगों की भागीदारी जरूरी है किसी भी नए जीव को उत्पन्न करने के लिए। तो नर और मादा की भागीदारी के साथ जब नए जीव का उत्पन्न होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें दो लोग भागीदार होते हैं किसी भी नए जीव को उत्पन्न करने के लिए। पुरुष नर युग्मक शुक्राणु पैदा करता है जो पुरुष होता है, और मादा जीव ओवा पैदा करते हैं। नर और मादा मिलके युग्मक एक युग्मनज बनाते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाते हैं तो क्या किसका निर्माण होता है, क्या बनता है, युग्मनज बनाने के लिए मिलते हैं, और जो फिर बाद में क्या होता है, नए जीव में बदल जाता है। अभी लैंगिक जनन का महत्व क्या है, क्या महत्व है, क्यों जरूरी है। तो लैंगिक जनन में डीएनए के साथ साथ दो अलग अलग जीवों के कोशिका तंत्र भी शामिल होते हैं, जो आनुवंशिक विभिन्नता की संभावना को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अलैंगिक जनन में कई अनेक नई प्रजातियां भी बनती है। अब पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। पौधों में लैंगिक जनन वाले हिस्से फूल में मौजूद होते हैं। फूल होता है, उस फूल में जनन वाले जो हिस्से होते हैं वो होते हैं। फूल के भाग कौन कौन से होते हैं, बाह्य दल होता है फूल में, पंखुड़ियां भी होती है, पुकेसर होता है और स्त्री केसर होता है। बाह्य दल हरे भाग की संरचना होती है, जो हरे भाग की संरचना वो बाह्य दल है। पंखुड़ियां कैसी होती है, रंगीन होती है, स्वयं परागण के लिए कीड़ों को आकर्षित करती है। पुकेसर पुरुष जनन अंग होते हैं। पुष्पों में पुकेसर क्या है, पुरुष जनन अंग है। ये क्या काम करते हैं, पुकेसर परागकण बनाते हैं, परागकण उत्पन्न करने का काम करते हैं पुकेसर, जिनमें नर युग्मक होते हैं, और प्रत्येक पुकेसर दो भागों में बटा हुआ होता है। जैसे कि सबसे पहले है तंतु, फिर परागकोश। ऊपर का हिस्सा जिसमें बड़ी संख्या में परागकण होते हैं उसे बोलते हैं परागकोश। स्त्री केसर क्या है, ये मादा जनन अंग है पुष्पों में। पुरुष जनन अंग तो पुकेसर होता है, लेकिन पुष्पों में मादा जनन अंग कौन सा होता है, स्त्री केसर होता है। पुकेसर क्या निर्माण करते हैं, परागकण बनाते हैं, और परागकण किसके अंदर बनता है, परागकोश के अंदर बनता है। लेकिन स्त्रियों में, मादाओं में, मादा जनन अंग यानी कि स्त्री केसर में क्या बनते हैं, अंडाणु का निर्माण होता है, जिसमें मादा युग्मक होते हैं। अब अंडाणु इसके स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, 3। जैसे इसके दो भाग है, तंतु और परागकोश। परागकोश में क्या हुआ, परागकण बने और उससे होते हुए तंतु तक जाते हैं और फिर अंदर जाते हैं। लेकिन इसके क्या है, 3 भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र जो परागकण के दौरान परागकणों को प्राप्त करते हैं, ये परागकणों को प्राप्त करते हैं। और वर्तिका क्या होती है, बीच का लंबा रास्ता है, लंबा भाग है बीच का, मध्य भाग। अंडाशय क्या है, जिसमें क्या होता है, अंडाणु बनते हैं। जिस पुष्प के स्त्री केसर में अंडाणु बनते हैं। ये पुष्प का चित्र दिया हुआ है, ये रहा वर्तिकाग्र और ये रहा वर्तिका। ये जो पाइप से जा रहा है, ये नली से जा रही है, और ये क्या है, अंडाशय जिसमें अंडाणु बनते हैं। तो ये पूरा तीनों किसका हिस्सा है, स्त्री केसर का हिस्सा है। और ये परागकोश है, ठीक है, ये तंतु है, और ये दल पंखुड़ियां हैं। परागकोश और ये तंतु, ये दोनों किसके हिस्से हैं, पुकेसर के हिस्से हैं। तो पुकेसर 2 भागों में है, परागकोश और तंतु, और स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये दल है और ये बाह्य दल है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि पुष्पों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। उभयलिंगी फूल क्या होता है,
एक ऐसा फूल जिसमें पुकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही हों, उसको बोलते हैं हम उभयलिंगी फूल। उदाहरण के लिए ऐसा कौन सा फूल होता है जिसमें दोनों ही पाया जाता है? सरसों हो गया, चाइना रोज हो गया, इनमें क्या है? स्त्रीकेसर और पुकेसर दोनों पाया जाता है। लेकिन कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जिसमें या तो स्त्रीकेसर पाया जाता है या पुकेसर, तो ऐसे फूलों को क्या बोलते हैं हम? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण क्या है इसके? जैसे पपीता और तरबूज क्या है इसके उदाहरण है। तो ये हमने पढ़ा पुष्पों में, ठीक है। इसमें एक टॉपिक और है, परागण। परागण किसे कहते हैं? परागकण का परागकोश में वर्तिका पर पहुंचना, मतलब कि जो परागकण बने हैं पुकेसर के अंदर, उनका स्त्री केसर में जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार से होता है, एक होता है स्वयं परागण और दूसरा क्या है? पर परागण। तो स्वयं परागण क्या है? एक ही फूल है और एक ही फूल में यदि परागकोश, एक ही फूल में यदि स्त्री केसर और पुकेसर दोनों ही हैं और एक ही फूल के परागकोण उसी फूल के स्त्री केसर में चले जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्वयं परागण कहलाता है। तो इसमें यही लिखा हुआ है, यदि एक ही फूल के परागकोश से परागकणों का उसी फूल के वर्तिकाग्र में पहुंच जाता है, किसी और फूल में नहीं गए परागकण बल्कि उसी पुष्प में चले गए, तो वो क्या कहलाता है? स्वयं परागण कहलाता है। और ऐसा कौन सा पुष्प होगा? बताइए कौन सा है? हाँ जी, उभयलिंगी फूल, जिसमें दोनों ही होता है स्त्री केसर पुकेसर, तो वो दोनों ही आपस में क्या होंगे? उसके परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में पहुंच जाएंगे। पर परागण क्या होता है? मान लो दो पुष्प है, लेकिन क्या है? एक पुष्प के परागकण उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में नहीं जा रहे, बल्कि क्या है? किसी और पुष्प के वर्तिकाग्र में जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? पर परागण कहलाएगा। यदि एक फूल के परागकणों का परागकोश से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं तो वो पर परागण कहलाता है। तो परागण भी दो तरीके का होता है, स्वयं परागण और पर परागण। इसके बाद निषेचन क्या होता है? लैंगिक जनन के दौरान युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मक को मिलने की प्रक्रिया पौधों में निषेचन के बाद अंकुरण होने लगती है। जब भी निषेचन हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, तो पौधे क्या होने लगते हैं? अंकुरण होता है। पराग नलिकाएं पराग कणों से बाहर निकलती है और स्टाइल के माध्यम से यात्रा करती है और अंडाशय तक क्या हो जाती है? पहुंच जाती है। पराग ट्यूब में दो पुरुष जनन कोशिकाएं होती हैं। पहला है मादा कोशिका, अंडाणु, ठीक है। इसके बाद निषेचन हो जाने के बाद क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? निषेचन के बाद फूल में निम्न परिवर्तन देखने को मिलता है। जो भी बीजांड बीज में, सारे के सारे बीजांड बीज में बदल जाते हैं। अंडाशय क्या होता है? जब नर और मादा मिल गए, यानी कि परागकण और अंडाणु मिल गए, तो क्या होगा? धीरे धीरे बीज का निर्माण होता है, धीरे धीरे फिर वो फल बन जाता है और बाकी का जो पुष्प का बाकी के जो हिस्से होते हैं वो झड़ के क्या हो जाते हैं? जब एक पूरा फल तैयार हो जाता है तो पुष्प के बाकी का जो हिस्सा है वो झड़ के नीचे गिर जाता है। बीज और उसके हिस्से, बीज भविष्य के पौधे की रक्षा करते हैं। बीज के दो भाग है, पहला है बीज पत्र और दूसरा है भ्रूण। और भ्रूण के भी दो भाग है, मूलांकुर और परांकुर। मूलांकुर भावी जड़ है और परांकुर भावी तना है। आपको यहाँ पे चित्र दिख रहे हैं इनके सबके। बीज पत्रियरा, इसे बीज पत्र कहते हैं। ये मूलांकुर है, ये परांकुर और ये मूलांकुर। ये बीज आवरण है, ये नाभिक है, ये रेफी और ये बीजाध्वार। ये हमने पूरा पढ़ा किसके बारे में? पुष्पों में लैंगिक जनन। अब मानव में जनन कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो मानव में जनन, नर अभिभावक नर युग्मक पैदा करते हैं। जो मानवों में जो नर होते हैं वो क्या बनाते हैं? शुक्राणु बनाते हैं। और लेकिन जो मादा है वो क्या बनाते हैं? अंड का निर्माण करते हैं। तो मादा अभिभावक, मादा युग्मक अंड का निर्माण करती है। शुक्राणु वृषण में बड़ी संख्या में बनते हैं। शुक्राणु कहाँ पे बनते हैं?
वृषण में बनते हैं जो नर के में पाया जाता है, और अंडाशय 1 महीने में 1 अंडे का उत्पादन करता है। अंडाशय में दोनों युग्मक सूक्ष्म एक कोशिकीय होती है और इसमें गुणसूत्र की संख्या भी क्या होती है, आधी होती है। इसके बाद युवा अवस्था किसे कहेंगे हम? युवा अवस्था किशोर अवस्था के दौरान की अवधि होती है जब शरीर के सामान्य विकास की दर धीमी होने लगती है। पुरुषों के यौवन की शुरुआत कब से होने लगती है? 11 से 13 वर्ष की आयु में पुरुषों में यौवन की शुरुआत हो जाती है, और महिला में कब होने लगती है? 10 से 12 वर्ष की आयु के बीच में उनकी युवा अवस्था में की शुरुआत होने लगती है। यौवन लड़कों लड़कियों में कई शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों में होते हैं। इन्हें माध्यमिक यौन चरित्र भी कहा जाता है। जैसे नर में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है जब वो युवा हो जाता है? तो नर में सबसे पहले देखने को मिलता है कि नर की क्या होती है, दाढ़ी और मूंछ दिखाई देने लगती है, और उनकी आवाज में भी थोड़ा भारीपन आने लगता है। प्रजनन अंग भी क्या होने लगता है, धीरे धीरे उनका विकास होने लगता है, और उनके प्रजनन अंग में क्या बनने लगते हैं, शुक्राणु बनने लगते हैं। इसके बाद मादा में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? लड़कियों के मामले में स्तन का आकार क्या होता है, उनका बढ़ना शुरू हो जाता है, निपल्स की त्वचा डार्क हो जाती है, और माहवारी भी मादा में शुरुआत हो जाती है। पुरुष और महिला साथी के बीच संभोग की क्रिया को मैथुन कहते हैं। जब ये दोनों संभोग करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, मैथुन कहते हैं। इसके बाद महिलाओं में परिवर्तन हमने जान लिया। अब हम जानेंगे पुरुष प्रजनन प्रणाली। ये क्या है? पुरुष प्रजनन प्रणाली में निम्नलिखित घटक, ये चित्र है पुरुष यानी कि नर जनन तंत्र का चित्र है। ये वृषण है जिसके अंदर क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। ये वृषण कोश है, ये शुक्रवाहिनी है जहाँ से शुक्राणु होके जाते हैं, और यहाँ पे ये शिश्न है, ये मूत्र मार्ग है जहाँ से मूत्र और शुक्राणु बाहर निकलता है। ये प्रोटेस्ट ग्रंथि है, और ये मूत्राशय है जहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है, और ये मूत्र नलिका है। एक शुक्राणु की नलिका है शुक्रवाहिनी, और एक मूत्र नलिका है, 2 नलिका है। नलिकाओं की प्रणाली में क्या क्या होता है, अधिवृषण है, वास डोगरे शुक्रवाहिनी है, मूत्र मार्ग जो हमने अभी दिखाया चित्र में बताया मैंने, वही सब इनके पास के नाम है। ग्रंथियों की प्रणाली में शुक्राशय ग्रंथि हो गई और प्रोटेस्ट ग्रंथि। एक मैथुन करने वाला अंग जिसे लिंग कहा जाता है, जो मैथुन करता है उसका हम लिंग कहते हैं। मौजूद होता है जो उदर गुहा के बाहर होता है। एक वृषण जोड़ी, एक बैग जैसी संरचना है वृषण की, क्योंकि शुक्राणु के उत्पादन के लिए वृषण के शरीर की तुलना में कम से कम 1 से 3 डिग्री कम तापमान को बनाए रखना जरूरी है उनके शरीर में, तापमान वृषण के अंदर, ठीक है, ताकि क्या कर सके वो वृषण क्या कर सके, शुक्राणु का उत्पादन कर सके। तो नर जनन तंत्र में जो शुक्राणु है वो कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, वृषण में उत्पन्न होते हैं। वृषण के कार्य क्या है, तो सबसे पहला कार्य यही है जो मैंने बताया, शुक्राणु पैदा करना। और नर में कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नामक एक पुरुष प्रजनन हार्मोन का उत्पादन करता है। शुक्रवाहिनी क्या करती है, शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक ले जाने का काम करता है। ग्रंथियों के कार्य, शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोटेस्ट ग्रंथि एक स्त्राव निकालते हैं जो शुक्राणु को पोषण एवं तरल माध्यम में रहने देते हैं। तरल माध्यम में होगा तभी तो शुक्राणु जा पाएंगे आगे। मूत्र मार्ग का कार्य क्या है, ये शरीर से मूत्र या वीर्य दोनों के लिए सामान्य मार्ग है। वृषण उदर गुहा के बाहर है ना, तो ये मूत्र मार्ग के कार्य हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में हमने जान लिया। अब हम मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। ये मादा जनन तंत्र का चित्र है, इसमें अंडवाहिका है, ये अंडाशय है जहाँ पे अंडाणु बनते हैं।
ये गर्भाशय है जहाँ पे शिशु का विकास होता है, ये ग्रीवा है और ये योनि है। अंडाशय का क्या काम है? अंडाशय अंडाणु बनाने का काम करता है मादा जनन तंत्र में। और मादा में कौन से हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन। और अभी हमने पुरुष में जाना कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। प्रोस्टेरोन भी बोलते हैं एस्ट्रोजन को। मादा में अंडवाहिका होती है, ये अंडवाहिका 2 होती है। अंडवाहिका अंडे को अंडाशय तक, गर्भाशय तक या अंडवाहिका के माध्यम से ले जाया जाता है। अंडाशय को अंडे को क्या करती है? अंडाशय तक लेके जाती है, ये गर्भाशय तक ले जाने का काम करता है। निषेचन जो होता है वो यहीं पर ही होता है, ठीक है। और निषेचन होने के बाद जब शिशु बन जाता है तो उस शिशु का विकास कहाँ पे होता है? गर्भाशय के अंदर होता है। और योनि, योनि क्या है? गर्भाशय योनि में जाके खुलता है। इसके बाद मासिक चक्र क्या है? मासिक चक्र यौवन के बाद 28 दिनों के बाद एक अंडाशय से केवल एक अंडे का उत्पन्न होता है। यह भी हमने जाना मादा जनन में। जब अंड का निषेचन होता है तो युग्मनज बनता है। यदि अंड का निषेचन होने के बाद जब अंड शुक्राणु से मिल गया यानी कि निषेचन हो गया तो युग्मनज बन जाता है। लेकिन निषेचित अंडाशय गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है और धीरे धीरे भ्रूण बनता है और भ्रूण से क्या होता है? शिशु में बदल जाता है। लेकिन अगर अंड को शुक्राणु नहीं मिला तो क्या होगा? यदि अंड को शुक्राणु नहीं मिलता है, यदि अंडाशय में हर महीने एक अंड निकलता है, अभी हमने जाना, तो गर्भाशय निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए हर महीने खुद को तैयार करता है और इस प्रकार इसका अस्तर मोटा स्पंजी होता है। यदि युग्मनज नहीं मिलता तो विकसित अस्तर धीरे धीरे टूट जाता है और फिर जो योनि से रक्त और बलगम के रूप में क्या होता है? बाहर निकल जाता है, अगर निषेचन नहीं हो पाता है तो। ये चक्र लगभग 1 महीने होता है और हर मासिक धर्म के रूप में जाना जाता है। यह आमतौर पर 2 से 5 दिनों तक रहता है। इसको हम रजोधर्म भी कहते हैं। इसके बाद हम प्लेसेंटा के बारे में जानेंगे कि प्लेसेंटा का क्या काम है। भ्रूण को प्लेसेंटा नामक विशेष ऊतक की मदद से मां के रक्त से पोषण और ऑक्सीजन मिलता है। अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा भी होता है। यानी कि प्लेसेंटा क्या करता है? जो भ्रूण गर्भाशय के अंदर विकास कर रहा है उसको पोषण करवाना जरूरी है, ऑक्सीजन देना जरूरी है। तो इस प्लेसेंटा की हेल्प से क्या किया जाता है? उस भ्रूण को, उस शिशु को पोषण दिया जाता है और जो उसका अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको भी इसी की हेल्प से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद जनन स्वास्थ्य, यौन रोगों के माध्यम से फैलने वाली बीमारी। यदि कोई यौन करता है, मैथुन करता है, तो उससे जो बीमारी फैलती है उसे बोलते हैं जनन स्वास्थ्य के रूप में जाना जाता है। जिससे कि यौन संचारी रोग इसी को ही बोलते हैं, जो यौन करते टाइम जो बीमारी फैलती है, जिससे कि जीवाणु द्वारा होने वाली कौन सी है? सिफिलिस या गोनोरी। अब विषाणु द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? जैसे मस्सा रोग, HIV, एड्स, ये जो बीमारी फैलती है। इसके बाद कंडम, इन संक्रमणों से कई के संक्रमण को कुछ हद तक रोकने में, जो बीमारी इनको रोकने के लिए ये यूज किया जाता है। बार बार गर्भाशय कई स्वास्थ्य समस्या का कारण बन जाता है। पहले से ही विस्फोट की आबादी में भी जोड़ता है। गर्भाशय से बचने के लिए कई तरीके अपनाए गए हैं। जैसे पहले क्या है? यांत्रिक बाधा विधि यानी कि कंडम का उपयोग किया जाता है। दूसरा रासायनिक तरीके यानी कि गोलियों का यूज किया जाता है। तीसरा गर्भ निरोधक उपकरण का उपयोग किया जाता है, जैसे तांबा टी हो गया। और चौथा या सर्जरी करा दी जाती है। सर्जरी यानी कि पुरुषों की महिलाओं दोनों की क्या करा दी जाती है? नसबंदी करा जाती है। पुरुषों में नसबंदी और महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी करा दी जाती है। तो ये था पूरा कंप्लीट चैप्टर जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर को। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और लैंगिक जनन के बारे में आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।